क्या आपको पता है आपके गांव या शहर की असली सरकार कौन सी है जो हर दिन आपकी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान करती है? आखिर लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, इसकी शक्तियां क्या हैं और ये कैसे काम करती है? आज हम इस चैप्टर में इन सभी चीजों को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, जो सीधे तौर पर आपके और मेरे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। हम बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र की मशीनरी के सबसे जमीनी हिस्से की, यानी लोकल गवर्नमेंट्स की। आज हम गहराई से समझेंगे कि आखिर कैसे सत्ता के इन बड़े बड़े गलियारों से निकलकर पावर आपके मोहल्ले और आपके गांव तक पहुंचती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप जरा एक पल के लिए सोचें। अगर आपके घर के बाहर की सड़क पर अचानक पानी भर जाए, या आपकी गली की नाली उफनने लगे, या मान लीजिए आपके इलाके में पीने का पानी ना आ रहा हो, तो आप असल में किसे फोन करते हैं? क्या आप सीधे अपने राज्य के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री के पास जाते हैं? जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक आम नागरिक और देश के टॉप नेताओं के बीच एक बहुत बड़ा शारीरिक और मानसिक फासला होता है। आपकी इस रोजमर्रा की परेशानी को वो उस तरह से महसूस ही नहीं कर सकते जैसे आप करते हैं। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो हैं, हमें लोकल गवर्नमेंट्स की आखिर जरूरत ही क्यों है, डिसेंट्रलाइजेशन यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है, और गांधी जी बनाम अंबेडकर जी की सोच में क्या फर्क था। इसके बाद हम ऐतिहासिक 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों से लेकर आज की जमीनी हकीकत और चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1, हमें लोकल गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है और ये डेमोक्रेटिक गैप यानी इस लोकतांत्रिक खाई को कैसे पाटता है। जरा तुलना करके देखिए। एक तरफ हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है जो आपसे बहुत दूर बैठती हैं, और उनका पूरा फोकस बड़ी बड़ी मैक्रो पॉलिसीज पर होता है। एक आम इंसान के लिए वहां तक पहुंचना, सच कहूं तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत मुश्किल काम है। वहीं दूसरी तरफ आती है आपकी लोकल गवर्नमेंट। आपका सरपंच या आपका वार्ड पार्षद वो आपके ही बीच रहता है। अगर आपके इलाके में 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है ना, तो सरपंच के घर भी पानी नहीं आ रहा है, उसकी नालियां भी ओवरफ्लो कर रही हैं। इसीलिए वो आपकी समस्याओं को बिल्कुल अपनी समस्या समझता है, और यहाँ जवाबदेही तुरंत होती है। अब इस पूरी मशीनरी को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, और वो है डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण। इसे आप एक पिज्जा की तरह समझिए। अगर पूरा का पूरा पिज्जा सिर्फ एक इंसान यानी केंद्र सरकार के पास हो, तो बाकी लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन का सीधा सा मतलब है पावर की स्लाइस को नीचे एकदम जमीनी स्तर तक बांटना, यानी राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक ताकत को जानबूझकर स्थानीय लोगों के हाथों में सौंपना, ताकि वो अपने फैसले खुद ले सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। गांधी बनाम अंबेडकर विजन्स और उनका ये आइडियोलॉजिकल क्लैश यानी वैचारिक टकराव। देखिए दोस्तों, ये जो जमीनी स्तर की सरकार है ना, यह अचानक आसमान से नहीं टपकी है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो ब्रिटिश काल से बहुत पहले भी हमारे यहाँ सेल्फ गवर्निंग विलेज काउंसिल्स हुआ करती थी। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन ने इलेक्टेड लोकल बोर्ड्स का कंसेप्ट पेश किया, और इसीलिए उन्हें भारत में लोकल गवर्नमेंट का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद 1919 और 1935 के एक्ट्स में भी इसका दायरा बढ़ाया गया। लेकिन सच पूछिए तो 1992 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों तक आते आते ही इसे इसका असली और मजबूत रूप मिल पाया। अब आज़ादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के बहुत बड़े पैरोकार थे। उनका साफ कहना था कि भारत की आज़ादी की शुरुआत सबसे निचले स्तर से होनी चाहिए, और हर गांव अपने आप में एक रिपब्लिक यानी गणराज्य होना चाहिए। उनका विजन था कि विकास हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चलना चाहिए। वो दिल से मानते थे कि अगर देश का हर गांव आत्मनिर्भर और मजबूत होगा, तो पूरा देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। लेकिन कहानी के दूसरे पहलू को भी समझना बहुत जरूरी है। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर का नजरिया इससे बिल्कुल अलग था। वो ग्रामीण विकेंद्रीकरण को लेकर बहुत आशंकित थे, और सच कहूं तो उनका ये डर बिल्कुल व्यवहारिक था। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि भारतीय ग्रामीण समाज में जातिवाद और सामाजिक ऊंच नीच की जड़ें कितनी गहरी हैं। उन्हें चिंता थी कि अगर सत्ता सीधे गांव के स्तर पर दे दी गई, तो स्थानीय ताकतवर लोग उस पर कब्जा कर लेंगे, और हाशिए पर खड़े दलित और शोषित वर्गों का और ज्यादा शोषण होगा। आगे है हमारा सेक्शन 3, 73वें और 74वें संशोधन, जो कि हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। 1992 के इन ऐतिहासिक संशोधनों ने कानूनी दायरे बिल्कुल क्लियर कट तरीके से स्पष्ट कर दिए। 73वां संशोधन खास तौर पर ग्रामीण इलाकों यानी पंचायती राज के लिए लाया गया था, जिसे संविधान की 11वीं अनुसूची में डालकर 29 विषय सौंपे गए।
वहीं दूसरी तरफ 74वां संशोधन शहरी इलाकों यानी नगर पालिकाओं के लिए था, जिसे 12वीं अनुसूची में रखा गया और 18 विषयों की जिम्मेदारी दी गई। इसने ग्रामीण और शहरी प्रशासन के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लाइन खींच दी। ग्रामीण प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक 3 टियर यानी त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया, जो बहुत ही लॉजिकल है। देखिए, सबसे निचले स्तर पर होती है गांव की ग्राम पंचायत, फिर कई गांवों को मिलाकर ब्लॉक लेवल पर बनती है पंचायत समिति या जिसे मंडल भी कहते हैं, और सबसे ऊपर पूरे जिले के स्तर पर काम करती है जिला परिषद। ये ढांचा इंश्योर करता है कि आपकी छोटी से छोटी आवाज जमीन से उठकर जिले तक आसानी से पहुंचे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड, यानी कैसे इस नए सिस्टम ने समाज के पिछड़े वर्गों को ताकत दी और लोकल लीडरशिप का सोशल प्रोफाइल हमेशा के लिए बदल दिया। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे क्रांतिकारी कदम था महिलाओं के लिए आरक्षण। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व कर दी गईं। आप सोचिए कितना बड़ा गेम चेंजर था। जब महिलाएं पहली बार सत्ता में आईं तो उन्होंने घरेलू हिंसा, सुरक्षित पीने का पानी और स्वास्थ्य जैसे उन जरूरी मुद्दों को मेन स्ट्रीम में ला दिया जिन्हें पहले अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। इस एक फैसले ने निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया को एक बिल्कुल नया और संवेदनशील नजरिया दिया। महिलाओं के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया। इस एक कदम ने सदियों से चले आ रहे उच्च जातियों के दबदबे को पूरी तरह से तोड़ दिया। जाहिर है, जब ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे लाखों लोगों को अचानक से लीडरशिप रोल्स मिले तो शुरुआत में थोड़ा बहुत सामाजिक तनाव भी देखने को मिला। लेकिन अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो इसी कदम ने हमारे लोकतंत्र की नींव को असल मायनों में मजबूत किया है। और अब हम आते हैं सेक्शन 5 पर, इम्प्लीमेंटेशन और परसिस्टिंग चैलेंजेस, यानी जमीनी हकीकत क्या है और कौन से चुनौतियां आज भी हमारे सामने डटकर खड़ी हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कागज पर बने शानदार कानून जमीन पर रातों रात असर नहीं दिखाते। आपने सरपंच पति का नाम तो सुना ही होगा। यह एक ऐसा प्रॉक्सी रूल है जहां सीट तो महिला के लिए रिजर्व होती है, वो चुनाव भी जीत जाती है, लेकिन पर्दे के पीछे से असली प्रशासनिक पावर उसके पति या परिवार के किसी पुरुष के हाथ में ही होती है। हमारी पितृसत्तात्मक सोच आज भी किसी न किसी तरह से इस संवैधानिक एम्पावरमेंट को बाईपास करने की कोशिश करती रहती है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी अड़चन है। राज्य सरकारें अक्सर अपनी असली फाइनेंशियल पावर और फंड्स इन लोकल बॉडीज को ट्रांसफर करने से कतराती हैं। लोकल गवर्नमेंट को जिम्मेदारियां तो दे दी गईं, लेकिन ना तो उन्हें पर्याप्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मिला और ना ही पैसा। नतीजे के तौर पर हमारी कई पंचायतें और नगर पालिकाएं सिर्फ बिना दांत के शेर बनकर रह गई हैं, जो अपने हिस्से के काम करने के लिए भी बस राज्य सरकारों की दया पर निर्भर रहती हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन 6 पर, एक छोटा सा कंक्लूजन। तो इन तमाम अड़चनों, फंड्स की कमी और सामाजिक संघर्षों के बावजूद हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि लोकल गवर्नमेंट आज भी हमारे लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण पाठशाला है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। जरा सोचिए और अपने आसपास देखिए। क्या आपकी अपनी लोकल गवर्नमेंट सच में आपके मोहल्ले की रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाती है, या फिर ये सिर्फ महत्वाकांक्षी नेताओं के लिए आगे बढ़ने की एक सीढ़ी भर है? आपके जमीनी अनुभव क्या कहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने लोकल गवर्नमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही कंप्लीट चैप्टर्स और करंट अफेयर्स के लिए अपकमिंग आईएएस को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।